हेलो फ्रेंड्स। आज का चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, कथन और तर्क। तो आर्ग्यूमेंट्स दो नेचर की होती हैं, या तो कोई आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगी या फिर वीक होगी। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है स्ट्रांग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। तो पहले तो ये जानें कि एक आर्ग्यूमेंट है क्या। आर्ग्यूमेंट कोई भी एक ओपिनियन है, कोई भी एक व्यू पॉइंट है, कोई भी एक कोर्स ऑफ एक्शन है, कोई एक सजेशन है, सुझाव है, या फिर कह सकते हैं कि जवाब है किसी भी प्रश्न का। अब एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग कैसे होती है और वीक कब होती है? देखिए, आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग तब होगी, सबसे पहले तो वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए। सेकंड, वो आर्ग्यूमेंट प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा हवा में कोई भी एक सुझाव दे दिया या बात कह दी और उसे हम एक स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट मान लें। आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग तब होती है व्हेन इट इज बैक्ड अप बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो अगर मान लीजिए कि किसी देश की जनसंख्या के बारे में बात हो रही है, पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है, तो पॉपुलेशन कितनी है और पिछले कई सालों के कंपैरिजन में वो पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ये जानने के बाद ही पॉपुलेशन कंट्रोल के क्या मेजर्स इस्तेमाल करने चाहिए या जो मेजर्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, इस पे कोई कमेंट किया जा सकता है या इसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट दी जा सकती है। नेक्स्ट, एक आर्ग्यूमेंट एथिकल होनी चाहिए और लीगल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इलीगली कुछ सजेस्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट, एक स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट हमेशा एक पीसफुल सॉल्यूशन बताती है, वो एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको कुछ तथ्य मैंने बताए कि एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग कब होती है, जब वो लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, इट इज बैक्ड अप बाय प्रॉपर इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट शुड बी एथिकल, लीगल, मॉरलिस्टिक, इट शुड बी पीसफुल सॉल्यूशन। तो वीक कौन सी होंगी? ठीक इसके ऑपोजिट। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो आप ये भी पाएंगे कि अगर कोई भी ईडियम या फ्रेज या किसी और कंट्री का, अनदर कंट्रीज एग्जाम्पल अगर यूज करके अगर किसी चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए तो ये एक वीक आर्ग्यूमेंट होगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, जनरली आप देखेंगे यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं शुड दिस बी डन, शुड दैट बी डन। तो उसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर ये कहा जाए कि इंडिया शुड रिप्लेस ऑल इट्स ट्रेन्स इन इट्स रेलवे नेटवर्क विद बुलेट ट्रेन्स, और इसके लिए कोई अगर आर्ग्यूमेंट देता है यस बिकॉज चाइना इज डूइंग दैट, तो क्योंकि चाइना कोई चीज कर रहा है इसलिए इंडिया करे, ये एक वीक आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि चाइना अगर कोई भी डिसीजन ले रहा है अपनी कंट्री के लिए तो वो अपने कंट्री के हालात, अपने कंट्री के जीडीपी या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के हिसाब से ले रहा है, और इंडिया में जो डिसीजन होना चाहिए वो इंडिया के जो हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। ईडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए शुड अ पर्सन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो उसमें अगर आप ये एग्जांपल लें कि ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स, सो ये एक मुहावरा टाइप है कि हाँ, सत्य का पलड़ा हमेशा भारी होता है, इसलिए सत्य बोलना चाहिए। इसके लिए एक अच्छा तर्क या स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट ये रहेगी कि बीइंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ एंड दे शुड नेवर चीट एनीवन। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं कि कैसे एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग या वीक इन दो कैटेगरीज में बांटी जा सकती है। तो सबसे पहले तो आप ये जो डायरेक्शंस दी गई हैं इन्हें रीड करें। कभी भी किसी भी क्वेश्चंस के लिए दी गई डायरेक्शंस, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, इन्हें कभी भी स्किप ना करें, हमेशा इसे ध्यान से पढ़ें। डायरेक्शंस: इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, it is desirable to be able to distinguish between strong arguments and weak arguments insofar as they relate to the question. Strong arguments are those which are both important and directly related to the question. Weak arguments are those which are of minor importance and also may not be directly related to the question or may be related to a trivial aspect of the question. तो यहां पर आपको डिफाइन करके बताया गया है कि जो स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट है वो क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए, और वीक आर्ग्यूमेंट वो होगी जो क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उसका ट्रिवियल इंपॉर्टेंस या छोटा महत्व, कम महत्व वाली आर्ग्यूमेंट हमेशा वीक आर्ग्यूमेंट कहलाती है।
Each question below is followed by two arguments numbered 1 and 2. You have to decide which of the arguments is a strong argument and which is a weak argument. पहला क्वेश्चन देखिए, should all MiG-21 fighters be banned owing to frequent accidents of this aircraft? तो MiG-21 फाइटर्स के काफी एक्सीडेंट्स देखे गए हैं, तो इसके चलते क्या MiG-21 एयरक्राफ्ट को बैन कर देना चाहिए? ये क्वेश्चन है। अब आप बाहर से कुछ ना सोचें, ये ना सोचें कि हाँ ये इसलिए करना है, हाँ ये इसलिए नहीं करना है। आप सीधा ये दो आर्ग्यूमेंट्स देखें, इसमें से कौन सी स्ट्रांग है और कौन सी वीक है, ये चूज करें। आपको अपनी ओपिनियंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। ये जानें कि ये फर्स्ट एंड सेकंड ये जो दो आर्ग्यूमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट है, और अकॉर्डिंगली आप चॉइसेस को देखते हुए अपना आंसर बनाएं। तो एक बार दोबारा देखते हैं। शुड ऑल MiG-21 फाइटर्स बी बैंड owing to frequent accidents of this aircraft? पहली आर्ग्यूमेंट, यस इट हैज बिकम फ्लाइंग कॉफिन। हाँ जी, इसे बैन कर दीजिए क्योंकि ये उड़ती हुई कब्र है। अब ये कहाँ तक एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कहला सकता है? ये तो फिर हवा हवा में बात हुई कि हाँ ये उड़ती हुई कब्र है इसलिए इसको बैन कर दीजिए। कुछ तथ्य दीजिए, कुछ इंफॉर्मेशन बताइए, कुछ डेटा दीजिए, कुछ लॉजिकल बताएं। तो वन इज डेफिनेटली नॉट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। सेकेंड, No, almost all the accidents were due to human error. अब ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। अगर ये एक्सीडेंट्स जो हुए हैं और उनमें से ज्यादातर एक्सीडेंट्स ह्यूमन एरर मतलब इंसान की गलती की वजह से हुए हैं, तो एयरक्राफ्ट को दोष देने का क्या फायदा? उसको क्यों बैन करें? हम एयरक्राफ्ट को क्यों बैन करें? उससे बेहतर होगा कि जिन लोगों ने गलती की है या जिस तरह की गलतियां हो रही हैं, उसके लिए पायलट्स को या फिर जो स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, जो उसको चेक करता है, MiG-21 को तैयार करता है, उन लोगों को अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए। सो 2 इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग। अब आप देख सकते हैं यहां पर चॉइसेस क्या दी गई हैं। इफ ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग, 1 और 2 आर स्ट्रॉन्ग, नाइदर नॉर और बोथ। तो देखिए, आर्ग्यूमेंट से क्वेश्चन ज्यादातर बैंकिंग में पूछे जाते हैं और कुछ एक और एग्जाम्स होंगे, वनडे एग्जाम्स होंगे, कभी कभी SSC CGL में भी ऐसे क्वेश्चंस पाए गए हैं। तो अगर तो बैंकिंग के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो बैंकिंग के एग्जाम्स में जनरली 5 चॉइसेस आती हैं। इसे आप शॉर्ट में याद रखें। देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैं इसे डिफाइन कर देता हूं। ओनली 1 इज स्ट्रॉन्ग, ओनली 2 इज स्ट्रॉन्ग, आइदर और, नाइदर नॉर एंड बोथ आर स्ट्रॉन्ग। तो ये फॉर्मेट याद रखें। ओनली 1, ओनली 2, आइदर नाइदर बोथ। ओनली 1, ओनली 2, आइदर नाइदर बोथ। तो अब यहां पर हम पा रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट 2 जो है वो स्ट्रांग है, तो चॉइस बी यहां पर सही उत्तर आ जाता है। हमारा आंसर होगा चॉइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शुड MNCs बी अलाउड टू स्टार्ट 100% ओन सब्सिडरीज इन इंडिया? तो क्या MNCs को हम अलाउ कर दें कि वो 100% सब्सिडरी इंडिया में स्टार्ट कर सकें? फर्स्ट स्टेटमेंट आप यहां पर देख सकते हैं, यस आवर नेबर्स हैव परमिटेड। तो क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों ने या वो देश जिनकी MNC यहां पर आने वाली है इंडिया में, उन्होंने हमें परमिशन दे दी है कि ऐसी सब्सिडरीज हम इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस कारणवश, इस रीजन से हम यहां पर अलाउ कर दें। वी शुड अलाउ दीज MNCs ओनली बिकॉज इट हैज बीन परमिटेड बाय आवर नेबरिंग कंट्रीज। दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो 1 स्ट्रांग नहीं है। नो, इंडियाज एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम नीड्स प्रोटेक्शन। तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट ये कह रही है कि इससे हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो खुद बिजनेस करते हैं, व्यवसायी, ऐसे नए व्यवसायी हैं, उनको हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, तो इसीलिए इनको हम अलाउ ना करें। ये भी स्ट्रांग नहीं है। रीजन कि क्या MNCs को 100% ओन सब्सिडरी इंडिया में स्टार्ट करने से इंडिया के नवयुवकों को, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलती है? क्या इंडिया का GDP जो है वो और बेहतर होता है, इन्फ्लेशन कम होता है, महंगाई कम होती है, और कोई डेवलपमेंट होती है, कोई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है या नहीं आती है? इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजंस लेने चाहिए, ना कि ये कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में परमिशन दे दी है, या फिर ये कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो है नहीं, उनको खतरा है इसलिए हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। तो नाइदर 1 नॉर 2 इज स्ट्रॉन्ग। आंसर शुड बी चॉइस डी। तो भाई सेंसिबल बातें करनी है यहां पर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए
जहां पर ये दिखे कि हमारी थिंकिंग जो है वो बहुत संकीर्ण है, संकुचित है, नैरो है, तो आपके जो भी आंसर्स हैं वो नॉलेजेबल होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए और सेंसिबल होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। थर्ड क्वेश्चन देखिए, शुड स्टूडेंट्स बी बैंड फ्रॉम कैरिंग मोबाइल फोन्स इन कॉलेज कैंपसेस? पहला आर्ग्यूमेंट है नो, मोबाइल फोन हैज बिकम एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल एंड वन नीड्स टू कीप इट ऑल डे। अब यहां पर इसकी एसेंशियलिटी जो है, जो जरूरत है, वो डिफाइन नहीं की गई है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि हाँ इट इज एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल और ये हमेशा उसके साथ में होना चाहिए। किस तरह से एसेंशियल है, वो एसेंशियलिटी क्या है, वो जरूरत क्या है जिसकी वजह से एक स्टूडेंट को कॉलेज में भी सेल फोन या मोबाइल फोन अपने पास में रखना चाहिए, ये यहां पे डिफाइंड नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो वन जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है, वीक आर्ग्यूमेंट है। सेकंड देखें, यस मोबाइल फोन्स डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडीज, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। भाई एक स्टूडेंट अगर कॉलेज में जाता है तो वो पढ़ने के लिए जाता है, और अगर कोई भी चीज उसे अपनी स्टडीज से डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो उस चीज को बैन करना ही सही रहता है। तो इस चीज के चलते हम कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट 2 जो है वो स्ट्रॉन्ग है। चॉइस बी here will be the correct answer. Next question देखें, should parliamentary and assembly elections in India be clubbed together? तो क्या पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन जो होते हैं इनको क्लब कर देना चाहिए? आर्ग्यूमेंट 1, yes, it will bring down the costs of conducting the elections. बिल्कुल यहां पर बात हो रही है, जो कॉस्ट इनकर हो रही है, जो खर्चा हो रहा है उसे कम करने की बात की जा रही है। तो ये तो बड़ी सेंसिबल बात है, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे चाहे हो या ना हो, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट जो है ये स्ट्रॉन्ग है, ये सेंसिबल आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि यहां पर एक सेंसिबल बात की जा रही है, तार्किक बात की जा रही है कि कॉस्ट को डिक्रीज किया जाए, पैसा बचाया जाए। सेकंड देखें, नो, आवर कंट्री कंसिस्ट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट वोटर्स हु लैक सफिशिएंट एबिलिटी टू कैरी दीज टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुगेदर एंड दिस इन द लॉन्ग रन will jeopardize our democracy. Now, this is also a very strong argument कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे illiterate voters हैं जी, और ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना कि भाई दोनों के दोनों इलेक्शंस में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे नहीं करना है, इसे वो ठीक तरह से नहीं निभा पाएंगे, और लॉन्ग रन के अंदर ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए ये सही नहीं होगा। और उसके लिए रीजन जो है वो बताया गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हवा में बात किया गया, नहीं ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा? रीजन बताया गया है कि ज्यादातर वोटर्स जो है इलिटरेट्स हैं, और वो इस चीज के बीच में क्या अंतर है इन दोनों इलेक्शंस के बीच में और उनका क्या पर्पस है, ये ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। इस वजह से लॉन्ग रन में ये सक्सेसफुल नहीं होगा। अब ये ऐसा है या नहीं है वो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये देखें कि क्या ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, सेंसिबल है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि यही किया जाए, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में प्रैक्टिकल है और फायदेमंद है। तो इसीलिए बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। हमारा आंसर होना चाहिए चॉइस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड फिल्म्स बेस्ड ऑन घोस्ट्स बी बैंड? क्या भूतों पर बनी फिल्में बैन हो जानी चाहिए? तो यह मुद्दा उठाया गया है और इसके लिए पहला आपको आर्ग्यूमेंट दिया गया है, नो, फिल्म मेकिंग इज एन एब्सोल्यूट आर्ट। अब फिल्म मेकिंग आर्ट है तो भूतों पे पिक्चर बनाए या ना बनाए, इसका कोई लिंक एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। ढंग से बताए कि भूतों पे पिक्चर जो है उसको, या भूतों पे जो अगर फिल्म बनाई जा रही है तो उसको इसलिए बैन करें या फिर इसलिए बैन ना करें, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसके प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। तो 1 इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। सेकेंड, यस इट हेल्प्स इंक्रीज सुपरस्टिशन। जी हाँ, घोस्ट पे बनाई हुई मूवी या भूतों पे बनाई हुई जो मूवीज हैं उन्हें बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इट हेल्प्स इंक्रीज सुपरस्टिशन। अंधविश्वास को इससे बढ़ावा मिलता है, तो अंधविश्वास को तो बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में सेकंड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। तो चॉइस बी हमारा सही उत्तर बन के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड द इंडियन रेलवेज बी कॉर्पोरेटाइज्ड? तो क्या इंडियन रेलवेज जो है, हमारी भारतीय रेल, इसे टाटा बिरला किसी के हवाले कर दिया जाए? कॉर्पोरेटाइज्ड यानी कि किसी कॉर्पोरेट को दे दिया जाए, इनका निजीकरण कर दिया जाए, प्राइवेटाइज्ड कर दिया जाए, गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना रहे,
तो पहला आर्ग्यूमेंट देखें क्या दिया गया है। यस, द मूव विल मेक इट एन ऑटोनमस एंटिटी विच विल ब्रिंग इन enormous changes like quick decision making। तो यहां पर ये चेंजेस लाने की बात कर रहा है और क्विक डिसीजन मेकिंग एक अच्छा चेंज है। अगर फास्ट डिसीजन या निर्णय लिए जाएंगे तो डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे। तो वन जो है वो एक सही तर्क है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। सेकेंड देखें, नो इट्स फ्यूटाइल अनलेस वी पुट एन एंड टू द हैंडलिंग ऑफ आर्काइक रूल्स इन द अपॉइंटमेंट ऑफ फेवरेट्स टू द टॉप पोजीशंस। अब ये कह रहा है कि नहीं भाई, इसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि हम फेवरेटिज्म या फिर कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है बड़ी बड़ी पोजीशन पे जो किसी की रिकमेंडेशन से आए हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि बड़ी पोजीशन पे एक जो आदमी है वो किसी और का आदमी है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि काबिल लोगों को कुर्सी नहीं मिलेगी। अब ऐसा है या नहीं है, लेकिन फिर भी ये आर्ग्यूमेंट तो स्ट्रांग है, क्योंकि ये कहता है कि जब तक हम हैंडलिंग ऑफ आर्काइक रूल्स में अपॉइंटमेंट ऑफ फेवरेट्स टू द टॉप पोजीशंस को नहीं छोड़ते हैं या नहीं बदलते हैं या नहीं रोकते हैं, तब तक इसका करने का कोई फायदा नहीं है। तो बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, सो आवर आंसर हियर शुड बी चॉइस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड देयर बी अ लॉ अगेंस्ट सुपरस्टिशन इन इंडिया? क्या अंधविश्वास के खिलाफ कोई लॉ या कानून होना चाहिए हिंदुस्तान में? तो देखिए फर्स्ट आर्गुमेंट क्या कहता है। यस, इट इज अ बिलीफ इन मैजिकल एंड सिमिलर इन्फ्लुएंसेस इन आइडिया और प्रैक्टिस बेस्ड ऑन दिस। तो यहां पर वो कह रहा है कि हाँ, इट का मतलब है यहां पर सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन इज अ बिलीफ, विश्वास है या अंधविश्वास है मैजिकल या सिमिलर इन्फ्लुएंस, जादुई चीजें जो होती हैं, या इसके आइडिया या प्रैक्टिस पे। तो सिर्फ इसी बेस पे आप इसको बैन नहीं कर सकते ना, या इसके खिलाफ लॉ नहीं ला सकते। क्या ये लोगों के लिए हानिकारक है? भाई, आप किसी मैजिक में बिलीव कर सकते हैं जब तक कि वो किसी के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि ये हानिकारक है। तो वन जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है। देखिए, इसमें आप क्या सोचते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। आप सिर्फ ये देखें कि ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है या नहीं, सेंसिबल है या नहीं, ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसे छोड़िए, आप अपने अंक अर्जित कीजिए, अपने मार्क्स स्कोर कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। No, it has been recognized by our forefathers and has a strong base in our society। तो भाई दूसरा तो ये कह रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारे फोरफादर्स, हमारे पुरखे जो हैं इस पे बिलीव करते आए हैं, तो इसीलिए ये हमारी कंट्री का बेस है, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, इसलिए ये रहना चाहिए। ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ, ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। जो भी हमारे फोरफादर्स जिस चीज में बिलीव करते थे, अगर हम भी वही बिलीव करते रहें तो डेवलपमेंट कहां से होगी? जो गलतियां उन्होंने की वही गलतियां हम कैरी करते रहेंगे। तो 2 इज ऑल्सो नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब नाइदर 1 नॉट 2 इज स्ट्रॉन्ग। हमारा आंसर बन जाता है चॉइस डी। अगला क्वेश्चन देखिए, शुड देयर बी डेथ पनिशमेंट फॉर दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्पूरियस ड्रग्स? तो यहां पर वो कह रहा है कि ऐसे लोगों के लिए डेथ पेनल्टी क्या होनी चाहिए जो कि गलत दवाइयां बनाते हैं या गलत ड्रग्स बनाते हैं। तो पहला आर्गुमेंट देखें यहां पर, यस, मास मर्डर फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट शुड बी ट्रीटेड ओनली बाय 1 लॉ डेथ पेनल्टी। बिल्कुल सही है जी। तो मास मर्डर की बात कर रहा है कि इस तरह की डेंजरस ड्रग्स अगर लोगों की जान ले लेती हैं तो बिल्कुल जान लेने के लिए तो डेथ पेनल्टी ही लॉ देता है। तो 1 जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। सेकंड देखें, नो, the main objective of the punishment is to bring reform in a convicted person by punishing him or her। तो ये भी स्ट्रांग है, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव जो पनिशमेंट देने का होता है ना, सजा देने का जो मेन पर्पस है, जो मुख्य कारण है, वो किसी को सुधारना है। लेकिन अब आप जानते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सही है। अब इनमें से ज्यादा सही कौन सी है इससे हमें मतलब नहीं है। हम ये मानकर चलते हैं कि दोनों ही तर्क जो है ये स्ट्रॉन्ग है। एक यस है, एक नो है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों के दोनों तर्क जो है ये स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर बना चॉइस ई। इनमें से ज्यादा सही कौन सा आपको लग रहा है ये ना सोचें, सिर्फ ये देखें कि क्या दोनों के दोनों तर्क जो यहां पर है वो सेंसिबल बात कर रहे हैं। जैसे कि पहला आर्ग्यूमेंट आपको मास मर्डर की बात कर रहा है, और मर्डर के लिए तो आप जानते हैं पर्सन गेट्स कन्विक्टेड आइदर फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी।
और मेन ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट का जो होता है वो रिफॉर्म या करेक्शन या सुधार होता है, ये भी बात सही है। तो अपने आप में दोनों ही तर्क सही हैं। ज्यादा सही कौन सा है, आपको कौन सा सही लग रहा है, इससे मतलब नहीं है। मतलब हमारा सिर्फ यहां पर 1 या 2 अंक यानी 1 या 2 मार्क्स जो भी इस क्वेश्चन को असाइन हुए हैं वो कमाने हैं, वो स्कोर करने हैं, बाकी हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। तो आगे चलते हैं। शुड कंपनीज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज बी बैंड इन इंडिया? आप जानते हैं कि काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैक करती हैं या उनको डोनेशंस देती हैं, उनको पैसा खिलाती हैं। तो क्या इसे बैन कर देना चाहिए इंडिया में? तो पहला आर्ग्यूमेंट है यस, इट वाज बैन ड्यूरिंग 1969 एंड 1985 आल्सो। तब बैन हुआ था इसलिए अब बैन कर देना चाहिए। ये क्या तर्क हुआ? तो उसके बीच के पीरियड में तो बैन नहीं हुआ। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है। हाँ, तब हुआ था इसलिए अब कर दिया जाए। तब क्या कंडीशन थी, अब क्या कंडीशन है, दोनों में बहुत फर्क हो सकता है। सेकेंड, ये देखें, नो, donation to political parties is not a new thing in the country and has been in existence right from 1956. भाई 1956 से डोनेशन दी जाई जा रही है तो ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए इसे चलने दो। ये भी बहुत ही खोखली या वीक आर्ग्यूमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि नाइदर 1 nor 2 is strong. So our answer here should be choice D. Next question. Should there be uniform civil code in India? तो ये तो नॉर्मल सी बात है, सिविल कोड तो यूनिफॉर्म ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए हर जगह पे। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट देखें, यस, मेनी पर्सनल लॉज रिलेटिंग टू मैरिज, इनहेरिटेंस, गार्जियनशिप, डिवोर्स, मेंटेनेंस एंड प्रॉपर्टी रिलेशंस इन ऑल कम्युनिटीज आर अनजस्ट, स्पेशली अनजस्ट टू विमेन। काफी डिटेल में समझाया इसने यहाँ पे, और बोल रहा है कि को बहुत सारे ऐसे पर्सनल लॉज हैं इन सब चीजों के जो कि औरतों के लिए बहुत हानिकारक है। तो भाई अगर ऐसा है तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। अब ऐसा है या नहीं इससे हमें मतलब नहीं, अपने आप में ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड, नो, इंडिया हैज अ रिच कल्चरल मोजाइक एंड एनी आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी sought to be achieved through a common civil code would only make the society more fragmented. और ये तो कह रहा कि नहीं, रिच है कल्चरल डाइवर्सिटी में, तो इसीलिए सिंगुलैरिटी की जरूरत नहीं है, विविधता में ही मजा है यहाँ पर। तो करने दीजिए, जो भी कल्चर में जो भी होता है उसे होने दीजिए। तो सेकंड यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है। पहला जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, वो ये बात करता है कि कैसे महिलाओं का अपमान होता है या किस तरह से इस तरह के सिविल कोड के ना होने की वजह से लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो ओनली 1 इज स्ट्रॉन्ग, तो हमारा आंसर होना चाहिए चॉइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैंड? भाई आज की सिचुएशन तो यही है कि ये कंप्लीटली बैन हो चुका है। फिर भी देखते हैं, ये अगर दिया गया है जिस भी समय का प्रश्न है उसके हिसाब से इसे हैंडल करें। यस, दिस लीड्स टू इनडिस्क्रिमिनेट फीमेल feticide and eventually will lead to social imbalance. बिल्कुल सही सही बात कर रहा है ये, और ऐसा है भी, क्योंकि आप जानते हैं काफी ऐसी जगहें हैं जहां पर इस प्रकार की चीजें होती हैं कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, और अगर मालूम पड़ जाए पहले ही डिलीवरी से पहले कि ये लड़की है जो कि माँ के पेट में है, तो उसे मार दिया जाता है या अबॉर्ट कर दिया जाता है। इससे सोशल इम्बैलेंस भी होता है, और वैसे भी ये बहुत घृणित कार्य है। It is something which should be hated. So 1 is definitely a strong argument. Second, no, people have a right to know about their unborn child. ये कहां से आ गया? People have a right to know about their unborn child. ये right उन्हें कहां से हुई, कहां से मिली? भाई थोड़ा रुक जाइए, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद में देख लीजिएगा कि उसका सेक्स क्या है। तो सेकंड जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है। ऐसा कोई भी राइट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को नहीं देता है। सो ओनली 1 इज स्ट्रॉन्ग, हमारा आंसर होगा चॉइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड द पेरेंट्स इन इंडिया इन फ्यूचर बी फोर्स्ड, फोर्स देख लीजिए यहां पर एक शब्द आ गया है, टू ऑप्ट फॉर ओनली 1 चाइल्ड एज अगेंस्ट 2 और मेनी एट प्रेजेंट? तो क्या फ्यूचर में ऐसा करना चाहिए कि पेरेंट्स को जबरदस्ती मजबूर किया जाए कि नहीं एक ही चाइल्ड होगा, 2 या 2 से अधिक नहीं हो सकते? तो अब इसमें फिर आप अपना मत ना लेकर आए, आप अपने आइडियाज को अपने पास रखें
ये दो आर्ग्यूमेंट्स को वेरीफाई कीजिए और अपने मार्क्स लीजिए। 1, यस, दिस इज द ओनली वे टू चेक द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। देखिए, पहली बात तो यहां पर शब्द आ गया है फोर्स्ड, और वैसे भी इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आप किसी को फोर्स कैसे कर सकते हैं? और ये केवल अकेला यही रास्ता है भाई, अवेयरनेस भी तो फैला सकते हैं जिससे कि लोग अपने आप ही ये डिसीजन लें। तो 1 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है कि केवल इसी तरीके से पॉपुलेशन को चेक किया जा सकता है, ये गलत होगा। सेकेंड, नो, दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक इज नॉट अडॉप्टेड बाय एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। कोई और कंट्री नहीं कर रही इसलिए हम भी ना करें, तो ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है। कोई और कंट्री, कोई और देश कोई कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बेस पर हमारी कंट्री को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें अपने हालात, अपने देश के स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। दूसरी कंट्री कोई भी अगर कार्य कर रही है तो वो उसके अपने रीजंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो रीजंस हमारे रीजन से मैच करें। तो सेकंड भी यहां पर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है, इट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट। सो नाइदर 1 nor 2 इज स्ट्रॉन्ग। हमारा आंसर बनेगा चॉइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड देयर बी कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग कोल इन इंडिया? भाई, कोल माइनिंग अगर इंडिया में है तो उसे क्या बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। और वैसे भी आप ये बात जान लें कि बैनिंग जो होती है ना कोई भी चीज की, वो एक एक्सट्रीम स्टेप होता है, और इसको काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस। ये बहुत जरूरी है। जब तक कि वो चीज बहुत घातक ना हो लोगों के लिए, बहुत डिट्रीमेंटल या नुकसानदायक ना हो, तब तक उसे बैन करना सही नहीं है। तो यहां पर देखते हैं कि आर्गुमेंट 1 हमें क्या दी गई है। यस, द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ वी कंटिन्यू माइनिंग एट द प्रेजेंट रेट। ये क्या बात हुई? अगर कंटिन्यू करते हैं माइनिंग प्रेजेंट रेट पे, तो जो अभी हमारे पास स्टॉक पड़ा है कोल का, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अरे भाई, ये तो आप इसके फेवर में बात कर रहे हैं। तो इसमें यहां पर तर्क ये दिया जा रहा है कि हाँ, हमारा स्टॉक लास्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसे बैन कर दो, हमें और कोल माइनिंग करनी ही नहीं चाहिए। भाई उल्टा, अगर आपके पास स्टॉक कम बढ़ रहा है तो कोल माइनिंग और कीजिए, जिससे कि आपके पास और कोल आए। इसका मतलब आपके पास में कोल जो है इसकी मात्रा कम है। तो 1 इज डेफिनेटली नॉट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ये तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, खुद को ही रॉन्ग प्रूव कर रहा है। सेकेंड, नो, वी डू नॉट हैव ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी। बिल्कुल सही। अगर ये सही है तो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। हमारे पास में ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स की क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है, पूरी नहीं बढ़ रही, तो इसलिए अभी माइनिंग हम नहीं रोक सकते, सारे काम ठप पड़ जाएंगे भाई। तो सेकंड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। तो यहां हमारा आंसर होना चाहिए चॉइस बी, ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड all the slums in big cities be demolished and the people living in such slums be relocated outside the city limits? तो जितनी भी सिटीज हैं उनमें जो भी स्लम्स होते हैं, जो गरीब जहां पे रहते हैं, झोपड़पट्टी एरिया जिसे कहा जाता है, तो क्या उसे पूरा हटा देना चाहिए और उन लोगों को, उन गरीब लोगों को शहर की लिमिट के बाहर या सीमा के बाहर बस दोबारा बसाना चाहिए? देखिए, एक बार फिर मैं आपको कहता हूं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें आप अपने आइडियाज या अपने व्यूज इन्वॉल्व ना करें। आर्ग्यूमेंट 1 देखें ये स्ट्रांग है या वीक है, आर्ग्यूमेंट 2 देखें ये स्ट्रांग है या वीक है, अपना उत्तर बनाएं, मार्क्स स्कोर करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। ओवर इन्वॉल्वमेंट ना रखें, इमोशनल ना हो। तो पहला आर्ग्यूमेंट, नो, ऑल दीज पीपल विल लूज देयर होम एंड लाइवलीहुड एंड हेंस दे शुड नॉट बी रीलोकेटेड। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये दे विल लूज देयर होम की तो बात हो ही नहीं रही ना, क्योंकि यहाँ पर तो कहा ही है कि उनको रिलोकेट कर दिया जाएगा, लेकिन लाइवलीहुड उनका चला जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो आसपास के घरों में काम करते हैं या आसपास की जगहों पर काम करते हैं। तो ये लाइवलीहुड पे किसी की बात आ रही है, किसी की जीविका पे बात आ रही है, तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। सेकेंड, यस, द बिग सिटीज नीड मोर एंड मोर स्पेसेस टू कैरी आउट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड हेंस दीज स्लम्स शुड बी रिमूव्ड। भाई ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है ये भी बड़ी जरूरी है। बिग सिटीज में डेवलपमेंट तो चाहिए और जगह भी चाहिए, मोर स्पेस भी चाहिए, तो इसीलिए इन स्लम्स को यहां से रिमूव कीजिए और इनको रीलोकेट कीजिए। ये भी अपने आप में सही है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सो चॉइस ई
शुड बी दी करेक्ट आंसर। देखिए, आर्ग्यूमेंट्स कोई डिबेट नहीं है। इसमें हो सकता है एक आर्ग्यूमेंट आपको यस इन फेवर दिया गया हो, नो अगेंस्ट दिया गया हो, लेकिन आपको डिबेट नहीं करनी है। एक ही क्वेश्चन का उत्तर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। दो अलग अलग व्यक्ति अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है। इस तरह से आपने जांचना है और अपने मार्क्स स्कोर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुड देयर बी यूनिफॉर्म्स फॉर स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस इन इंडिया एज इन स्कूल? स्कूल में तो यूनिफॉर्म होती है, तो क्या कॉलेज में भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए इंडिया में? पहली आर्गुमेंट देखिए, यस दिस विल इंप्रूव द एम्बियंस of the colleges as all the students will be decently dressed। ambience के लिए या looks के लिए सिर्फ उनको यूनिफॉर्म पहनाएंगे कि हाँ जी बड़ा सुंदर लग रहा है, सब लोग यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, तो इस सुंदरता के लिए तो आप कॉलेज के अंदर यूनिफॉर्म ना लाएं, ये कोई तरीका नहीं है। तो ये वन जो है ये कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है। सेकंड देखें, नो, कॉलेज स्टूडेंट्स शुड नॉट बी रेजिमेंटेड एंड दे शुड बी लेफ्ट टू चूज देयर क्लोथ्स फॉर कमिंग टू कॉलेज। तो शुड नॉट बी रेजिमेंटेड का मतलब हुआ उन पे आप ये सख्ती ना करें कॉलेज स्टूडेंट्स पे, उन्होंने फ्री छोड़ दें। दे शुड बी लेफ्ट टू चूज देयर क्लोथ्स फॉर कमिंग टू कॉलेज। आप उन्हें लिमिट कर सकते हैं कि भाई इस तरह के क्लोथ्स आप ना पहने, उस तरह के क्लोथ्स ना पहने, बाकी उन्हें ये छूट देनी चाहिए और ऐसा हो भी रहा है। इसलिए 2 इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ये दिया गया है हमें चॉइस बी में, तो आंसर बना चॉइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, should the government ignore the agitations mounted by certain NGOs and allow production of genetically modified cottons in India? तो ये कुछ NGOs हैं जो इस बात का बहुत विरोध कर रही हैं कि कॉटन या सूती या रुई इसका प्रोडक्शन आर्टिफिशियली किया जाए जेनेटिकली, इस बात के वो बहुत अगेंस्ट है। तो क्या गवर्नमेंट को इन एजिटेशंस को, इन धरनों को या जुलूसों को इग्नोर कर देना चाहिए? तो चलिए पहला आर्ग्यूमेंट देखते हैं। यस, दिस विल सब्सटैंशियली रेज द प्रोडक्शन लेवल एंड आल्सो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द कॉटन प्रोड्यूस बेनिफिटिंग द फार्मर्स। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर। एक तो वो बात कर रहा है रेज द प्रोडक्शन लेवल, तो ये एक पॉजिटिव आ गया। इंप्रूव द क्वालिटी, ये पॉजिटिव आ गया। बेनिफिटिंग द फार्मर, ये भी पॉजिटिव आ गया। अभी कितना सही है कितना नहीं सही है वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट जो है ये स्ट्रॉन्ग है। दूसरा देखें, नो सच एनजीओज आर टेक्निकली इक्विप्ड एंड देयरफॉर शुड नॉट बी इग्नोर्ड। टेक्निकली इक्विप्ड, इसलिए हम इसे इग्नोर ना करें, ये बात तो समझ में ही नहीं आई। तो 2 जो है ये एक वीक आर्ग्यूमेंट है कि एनजीओ जो है वो टेक्निकली इक्विप्ड है इसलिए उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यहां पर डिफाइन ही नहीं किया कि टेक्निकली इक्विप्ड होने का मतलब क्या है। तो 1 इज मेकिंग सेंस, सो हेंस चॉइस ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। शुड द कैपिटल पनिशमेंट बी अबॉलिश्ड ऑल टुगेदर इन इंडिया? पहले तो समझे कि ये कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है। कैपिटल पनिशमेंट होती है डेथ पेनल्टी। जैसा कि आप जानते हैं फांसी लगाना किसी क्रिमिनल को जो कि मर्डरर है। तो क्या इस कैपिटल पनिशमेंट को या डेथ पेनल्टी को इंडिया से हटा देना चाहिए टोटली? तो पहला देखें आर्ग्यूमेंट, यस, कंट्रीज बिलोंगिंग टू यूरोपियन यूनियन हैव अबॉलिश्ड कैपिटल पनिशमेंट। अब आप जानते हैं बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इस तरह की कुछ कंट्रीज हैं जहां पर की डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती। तो इन कंट्रीज में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती, इसलिए इंडिया में भी डेथ पेनल्टी ना दी जाए। तो बाकी भी तो कंट्रीज है जहां पर डेथ पेनल्टी अभी भी दी जा रही है। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि कोई एक कार्य कर रहा है इसलिए हम वो कार्य करें। हम वो कार्य अगर करेंगे तो ये सोच समझ के करेंगे, वी विल थिंक ऑल द प्रॉस एंड कॉन्स एंड आवर ओन रिक्वायरमेंट, वेदर इट इज गोइंग टू सर्व द पर्पस और नॉट। तो सेकंड देखें, नो, this is one way to instill fear in the mind of criminals which will restrain them from committing heinous crimes। बिल्कुल सही, ये आर्ग्यूमेंट सही है। मैं इससे एग्री करता हूं या नहीं करता हूं ये बात नहीं आती है। देखिए यहां पे उसने सब्सटैंशिएट जो किया है, रीजनिंग जो दी है वो ये दी है कि भाई जो क्रिमिनल्स हैं जो कि बड़े ही भयानक से क्राइम करते हैं, लोगों का मर्डर करते हैं, उनके माइंड में फियर, डर पैदा कीजिए कि भाई अगर किसी का मर्डर करेंगे तो आपकी भी मौत हो जाएगी, आपको फांसी लगेगी।
इससे क्या होगा कि वो रिस्ट्रेन या फिर वो किसी का मर्डर करने से हिचकिचाएंगे। तो 2 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है जो कि हमें दिया गया है चॉइस बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुड द पर्सन्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स बी अलाउड टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस? भाई 18 साल से कम उम्र के लोगों को क्या हम आर्म्ड फोर्सेस में, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, क्या इसमें भर्ती करा जा सकता है? पहला आर्गुमेंट देखें, नो, persons below the age of 18 do not attain both physical and mental maturity to shoulder such burden। अगर ये सही है तो ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि भाई 18 साल से उम्र अगर किसी की कम है तो वो फिजिकली और मेंटली इतना मैच्योर या फिट नहीं है कि वो इस तरह का बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। तो 1 इज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। सेकेंड देखें, यस, this will help the country develop its armed forces which will serve the country for a longer time। भाई ये बात भी सही है, क्योंकि अगर यंग एज के अंदर आप इन्हें अपॉइंट करते हैं तो इनकी सर्विस जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक, लंबे समय तक रहेगी, जिससे कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस में जो हमारी सैन्य शक्ति है और द नंबर ऑफ सोल्जर्स ये हमेशा सब्सटैंशियल रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और जितनी जरूरत है वो हम पूरी कर पाएंगे। तो both 1 and 2 are strong arguments, although they are opposite to each other. So hence, our answer is choice E. Next question, should all the surrogate advertisements released by companies manufacturing tobacco products be banned? ये surrogate advertisements क्या होती हैं? भाई सिर्फ टोबैको ही नहीं, ये लिकर बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो भी अपने कुछ इस तरह से ऐड लेकर आती हैं जिसमें वो मिनरल वाटर दिखा देंगे या कुछ और दिखा देंगे जिससे कि आपको उनके दूसरे प्रोडक्ट्स की याद आए। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को आप सरोगेट एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो शुड ऑल द सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स रिलीज बाय कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग टोबैको प्रोडक्ट्स बी बैंड? अब आप इमीडिएटली यस या नो मत कहिए, आपका व्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने सिर्फ, मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ, आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 को जांचना है कि इसमें से कौन सी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, और अपना उत्तर बनाना है, अपने मार्क्स लेने हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है। अपना व्यू पॉइंट अपने तक रखें। तो चलिए पहला आर्गुमेंट टेस्ट करते हैं। यस, दिस इज द ओनली वे टू प्रिवेंट यूज ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स बाय पीपल। ओनली वे? क्या सिर्फ इन एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से लोग जो हैं ये टोबैको प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो तथ्य ही गलत है, ये तो फैक्ट्स और फिगर्स के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। सेकेंड देखिए, नो, these companies have spent a lot of money for preparing the advertisements and hence should not be banned। भाई अगर किसी कंपनी ने बहुत पैसा लगा दिया एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करने में, इसलिए हम उसे बैन ना करें? भाई हमें उसे बैन करना या नहीं करना ये इस पे आधारित होगा, इस पे बेस्ड होगा कि वेदर इट इज डेट्रीमेंटल टू द पीपल, क्या वो लोगों के लिए हानिकारक है या नहीं है। इसे दिमाग में रखते हुए हमें ये डिसीजन लेना है। उन्होंने पैसा लगाया या नहीं लगाया इससे हमें मतलब नहीं है। पैसा लगाने के बाद भी अगर वो एक गलत चीज निकाल रहे हैं, गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए ये एक वीक आर्ग्यूमेंट होगा, इसमें कोई सेंसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है, ये कोई बात नहीं हुई। जैसे हम कहते हैं ना आपस में कि ये तो कोई बात नहीं हुई। तो नाइदर 1 नॉर 2 इज स्ट्रॉन्ग। हमारा आंसर बनेगा चॉइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, should the reservation of jobs for weaker sections of the society be extended to the private sectors also? अब आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर वीकर सेक्शंस है, ऐसी रिजर्वेशंस हैं। तो क्या इसे प्राइवेट सेक्टर में भी कर दिया जाए इन रिजर्वेशंस को? तो एक बार फिर हम खुद हाँ या ना नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा व्यू जो है यहाँ पर वो मैटर नहीं करता। आर्ग्यूमेंट कौन सी स्ट्रांग है बस ये देखना है। तो पहली आर्ग्यूमेंट पढ़े, नो, the management of the private sector undertakings would not agree to such compulsions। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर कोई भी चीज सही है या गलत है उसके हिसाब से प्राइवेट सेक्टर को अग्री करना होगा, वो लोग अपने टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर ये जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर को ये मानना होगा, उसके लिए ये मान्य होना चाहिए। तो 1 is definitely not a strong argument, it's a weak argument। Second, yes, this will significantly improve the economic conditions of the weaker sections of the society। भाई ये तो कुछ बात बन रही है। अगर वीकर सेक्शंस की इकोनॉमिक कंडीशंस, माली हालत अगर इंप्रूव हो रही है तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, इससे उन्हें हेल्प मिलेगी।
तो सेकंड जो है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। ऐसा होता है या नहीं होता है, करते हैं या नहीं करते हैं, इससे हमें क्या मतलब है। चलिए, तो इसका मतलब चॉइस बी हमारा सही उत्तर बन के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड लिकर कंपनीज बी हेल्ड लायबल फॉर अल्कोहल रिलेटेड एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय अंडर एज यूथ? तो ये जो शराब बनाने वाली कंपनीज हैं, क्या इनकी गलती है? जो भी यूथ या यंगस्टर्स कोई भी अगर एक्सीडेंट्स करते हैं शराब पी के, तो क्या इसकी गलती जो है हम लिकर बनाने वाली कंपनीज पे थोप दें? आइए देखते हैं पहला आर्गुमेंट क्या कहता है। यस, दे डू नॉट एडवर्टाइज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल, क्योंकि वो अल्कोहल कंज्यूम करने से, शराब पीने से क्या क्या गलत चीजें हो सकती हैं, इसके बारे में वो एडवर्टाइज नहीं करते। इसलिए लिकर कंपनीज जो हैं उन्हीं को आप मुजरिम ठहराएं अगर यूथ से कोई एक्सीडेंट होता है, अगर यूथ ने शराब पी हुई है और कोई एक्सीडेंट करेगा। ये तो कोई बात ही नहीं समझ में आई कि एडवर्टाइज करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद अगर वो एक्सीडेंट करते हैं तो ये लोग कंपनीज जो है ये लायबल नहीं है। सेकंड देखिए, नो फेक आइडेंटिटी कार्ड्स एंड लाइसेंसेस आर इजीली अवेलेबल टू द यूथ अलाउइंग देम टू ऑब्टेन अल्कोहल। भाई ये क्या बात हुई, ये तो एक्सीडेंट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा है कहीं पर भी। अंडर एज यूथ की अगर हम बात करें तो जो अलाउड नहीं है, जैसे कि कई जगह पर होता है कि 18 साल की उम्र से नीचे शराब किसी को नहीं दी जाएगी, किसी भी दुकान पर सर्व नहीं की जाएगी, तो आप कंपनीज को इसलिए लायबल नहीं ठहराएंगे क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड्स, फेक आइडेंटिटी कार्ड, नकली आइडेंटिटी कार्ड या लाइसेंस अवेलेबल है, इसलिए इन कंपनी से कोई गलती नहीं है। दोनों का कनेक्शन ही नहीं बैठा। भाई कंपनीज क्या अंडर एज यूथ जो ड्रंक होते हैं, जिन्होंने शराब पी होती है, शराब कंज्यूम की होती है, उनके द्वारा एक्सीडेंट होता है, क्या इसके लिए लिकर कंपनीज जिम्मेवार हैं? आप कहते हैं नो, क्योंकि ये लिकर जो है उन्हें इजीली अवेलेबल हो जाता है, फेक आइडेंटिटी कार्ड और फेक लाइसेंस से। कोई बात नहीं बनी। तो हमारा आंसर आना चाहिए नाइदर वन नॉट टू इज स्ट्रॉन्ग, सो आवर आंसर इज चॉइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड देयर बी legislation to ensure that children provide maintenance to their aging parents? क्या कोई ऐसा रूल बनना चाहिए कि बच्चों को उनके बूढ़े माँ बाप को मेंटेनेंस, यानी कि कुछ पैसा देना चाहिए मेंटेनेंस के लिए? अब फिर आप ये ना कहें हाँ ऐसा होना चाहिए। अरे रुकिए, आर्ग्यूमेंट्स देखिए, अपने नंबर लीजिए और आगे चलिए। पहला, यस, the magnitude of the problem of abuse and neglect of aged parents by their immediate family is growing. देखिए, अब्यूज और नेग्लेक्ट जो है इसका मेंटेनेंस से ताल्लुक नहीं है। अगर मेंटेनेंस दे भी दिया, 8-10 हज़ार रुपए महीने दे भी दिया, तो भी अब्यूज और नेग्लेक्ट वो फिर भी करेंगे। अब्यूज करना, गाली गलौज या मारपीट करना, नेग्लेक्ट करना, उनके साथ समय नहीं व्यतीत करना, उनकी केयर नहीं करना, इसका मेंटेनेंस से ताल्लुक नहीं है। मेंटेनेंस का मतलब है पैसा, मनी, एंड मनी कैन नॉट बाय गुड ट्रीटमेंट एंड लव। सो डेफिनेटली वन इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। सेकेंड, नो, द कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग दिस लेजिस्लेशन विल बी टू मच। अरे भाई, एक रूल बनाने में जो कि लोगों के लिए और बूढ़े माँ बाप के लिए काफी लाभदायक हो सकता है, उसके अंदर कॉस्ट कैसे टू मच होगी? इसके लिए कोई फैक्ट्स या फिगर्स कुछ तो बताइए, कुछ सब्सटैंशिएट तो कीजिए, कुछ एविडेंस तो दीजिए। तो सेकंड इज डेफिनेटली नॉट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, सो नाइदर वन नॉर टू इज स्ट्रॉन्ग। आवर आंसर इज चॉइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, should the funding for national space research programs be diverted to addressing the needs of the poor? क्या ये जितने भी नेशनल रिसर्च प्रोग्राम्स हो रहे हैं स्पेस रिसर्च के, जो इसरो कर रहा है मान लीजिए, तो क्या जितना भी उसका फंड है वो गरीबों में बांट देना चाहिए, गरीबों के डेवलपमेंट में लगा देना चाहिए? पहला आर्ग्यूमेंट, यस, द बजट फॉर स्पेस रिसर्च इज लोअर देन दैट ऑफ अदर कंट्रीज, सो इट कैन नॉट कम्पीट विद देम एंड कैन बी पुट टू बेटर यूज इन स्कीम्स टू बेनिफिट द पुअर। भाई ये प्रोग्राम्स जो हैं ये दूसरी कंट्रीज से कंपीट करने के लिए नहीं किए जा रहे हैं, ये अपने आप को टेक्नोलॉजिकली और नॉलेज वाइज डेवलप करने के लिए किए जा रहे हैं। तो कंपीट करने की बात कहना ये तो गलत है। तो वन इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। सेकेंड,
No. Communication satellites help provide services like telemedicine so that people in rural areas can get access to the best professional advice. भाई बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है, टेलीमेडिसिन, मतलब फोन के द्वारा भी आप मेडिसिन मंगवा सकते हैं या डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, तो बेस्ट प्रोफेशनल एडवाइस भी आपको मिलती है। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं ये तो काफ़ी यूजफुल होते हैं। इसी के बारे में बताया गया है कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो एग्जाम्पल के साथ में इसको प्रूव किया गया है। तो 2 इज डेफिनेटली स्ट्रांग, सो आवर आंसर हियर इज चॉइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड the government force private broadcasters to share coverage of international cricket matches involving the national team with the government-owned national network? तो क्या गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स को कि वो शेयर करें कवरेज ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस जिसमें हमारी नेशनल टीम जो है इंडिया की वो खेल रही है, और एक गवर्नमेंट ओन्ड नेशनल नेटवर्क जैसे कि डीडी है, क्या इस पे शेयर होना चाहिए? वैसे तो होता ही है जैसे आप जानते हैं। फिर भी देखते हैं कि हमें यहाँ पर नंबर कैसे मिलेंगे, मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट देखिए, यस, पीपल विदाउट एक्सेस टू सैटेलाइट टेलीविजन कैन गेट टू सी देयर नेशनल टीम प्लेइंग इन मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। बिल्कुल सही है भाई। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सैटेलाइट टेलीविजन नहीं है, और अगर ये गवर्नमेंट ओन्ड नेशनल नेटवर्क पे ये मैचेस नेशनल टीम खेलती है, अगर ये वो देख पाए तो ये बहुत अच्छी बात है। 1 इज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ताकि ये प्रोविजन रहे उन लोगों के पास जिसके पास सैटेलाइट टेलीविजन नहीं है। सेकंड, नो, प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। भाई ये लीगल एक्शन कहां से हो जाएगा? तो भाई ये लीगल एक्शन की बात कहां से आ गई? हाँ, हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि यहां पर फोर्स किया जा रहा है, तो लीगल एक्शन गवर्नमेंट के अगेंस्ट ले लेंगे, इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। बात सही है गलत की है? तो सेकंड इज डेफिनेटली इनकरेक्ट, इट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये तो काफी बड़ी एक्सट्रीमिटी है, और इससे डर के गवर्नमेंट को कुछ भी जो कि लोगों के लिए, पब्लिक के लिए सही है, ऐसा करने से गवर्नमेंट को रुकना नहीं चाहिए। सो ओनली 1 इज स्ट्रॉन्ग, सो आवर आंसर हियर विल बी चॉइस ए। Next question. Should loss-making government airlines be merged into a single entity? तो जो गवर्नमेंट एयरलाइंस है जो कि काफी नुकसान कमा रही हैं, प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं, क्या उन सभी को एक सिंगल एंटिटी, एक ही नाम के अंडर मर्ज कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए? यस, पहला देखें, द मर्जर विल पूल देयर रिसोर्सेज allowing them to expand their services and be more competitive with private and foreign एयरलाइंस। भाई इसमें तो काफी पॉजिटिव बातें दी गई हैं। देखिए, पूल देयर रिसोर्सेज, पॉजिटिव आ गया। अलाउइंग देम टू एक्सपैंड देयर सर्विसेज, पॉजिटिव आ गया। एंड बी मोर कॉम्पिटिटिव विद प्राइवेट एंड फॉरेन एयरलाइंस, ये भी पॉजिटिव आ गया। तो काफी अच्छे सजेशंस दिए गए हैं। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। सेकेंड, नो, द मर्जर विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ जॉब्स। भाई जॉब्स तो बचानी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो केवल जॉब्स बचाने के लिए आप किसी कंपनी को नहीं चलाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी नुकसान में है। आपको उस कंपनी को फायदे में लाना ये एक जिम्मेवारी होती है, चाहे वो गवर्नमेंट रन हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। तो जब नुकसान ही होता रहेगा तो लॉस ऑफ जॉब तो अपने आप ही हो जाएगा। तो सेकंड इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ओनली 1 इज स्ट्रॉन्ग, सो हेंस योर आंसर इज चॉइस ए। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस थे आर्ग्यूमेंट्स पे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स पे। आप प्लीज इन्हें प्रैक्टिस करें। पहले तो जो आज हमने क्लास में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इन्हें अलग अलग तरह से कैसे एनालाइज करके हमने कैटेगराइज किया है कि कौन सी आर्ग्यूमेंट किस रीजन से, किस कारणवश स्ट्रांग है और कौन सी वीक है। आप इससे ये जान सकते हैं कि वो क्या कारण है, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग बन रही है या फिर वो वीक कहला रही है। और जैसा कि मैं बार बार कहता आया हूं, इसमें अपनी ओपिनियन या अपना व्यू पॉइंट या अपना इमोशन इन्वॉल्व ना करें, प्रैक्टिकल रहें, रियलिस्टिक रहें कि ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर्स लेने हैं, मार्क्स स्कोर करने हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर अंदर, और दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाना है।
थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम फिर मुलाकात करेंगे एक और टॉपिक के साथ में। तब तक मुझे आप इजाजत दें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू वेल।